Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our fifth lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so let's start with our fifth lecture, and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Right, so in the last lecture we talked about some optimization from calculus and one variable optimization. Okay, so we will continue in this lecture. We will also continue with the optimization from calculus, and we will also see some more examples of one variable optimization. Okay, so what is optimization from calculus? So again, optimization is maximizing or minimizing a certain objective. Okay, so optimization क्या है? आपने किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है, किसी चीज़ को मिनिमाइज करना है. प्रॉफिट हो सकता है, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं आप, डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह अपने रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो जो भी आपकी फैक्टर है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है. और या तो वो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन बगैर किसी कॉन्स्ट्रेंट, किसी कंडीशन की हो सकती है, या आपकी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं. उन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रह के आपने चीज़ों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा. कॉन्स्ट्रेंट्स किस तरह की होंगी? आपके पास सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास पॉसिबल नहीं है. और इसी तरह आपने वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है, लेकिन आपने एक सर्टेन प्लेस को विजिट करना है ऑन द वे, तो ये भी आपकी एक कॉन्स्ट्रेंट हो सकती है. इसी तरह की आपके पास सर्टेन मटेरियल है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते. आपके पास सर्टेन वर्क फोर्स है, इससे ज़्यादा वर्क फोर्स यूज़ नहीं कर सकते. तो ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं आपके प्रॉब्लम के ऊपर, जिनके अंदर रह के, इन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रह के आपने अपनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है. या फिर आपके पास एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है जिसके अंदर कोई कॉन्स्ट्रेंट ना हो. तो आपको ये बताया था कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसको आप पहले मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करेंगे. उसको आप कहेंगे कि ये मैथमेटिकल मॉडल बना लिया आपने अपने प्रॉब्लम का. ठीक है, जब आपने मैथमेटिकल मॉडल बना लिया, फिर उसमें एक फंक्शन आएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा. जो भी चीज़ होगी आपकी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा. तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होगा. उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम कहते हैं, और उस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. तो अब आपका जो भी प्रॉब्लम था वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया. ठीक है, तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. फिर उस फंक्शन में जो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती हैं, जिसके अंडर आपका फंक्शन ऑप्टिमाइज हो गया, या मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज हो गया, वो जो वेरिएबल है उसको डिज़ाइन वेरिएबल कहते हैं या डिसीजन वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, और फिर ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती, उनको हम कहते हैं ये अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं. और जिनके ऊपर कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट होती है, हम उनको कहते हैं ये कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, फिर हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स देखे थे, उनको सॉल्व कैसे करते हैं इसके ऊपर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था. तो वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स क्या थे? वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हमने कैलकुलस के वन वेरिएबल मैक्सिमा और मिनिमा जो हम फाइंड करते थे उसके अंडर देखा था. फिर हमने देखा था रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा क्या होता है. अगर एक सर्टेन इंटरवल के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा होगा, अगर उस पॉइंट के अराउंड आप एक ओपन इंटरवल लेट्स से बनाएं, और उस इंटरवल के अंदर अगर उस पॉइंट पे वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा है उस ओपन इंटरवल में, और अगर सबसे कम है तो वो रिलेटिव मिनिमा. ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा कब एग्जिस्ट करता है. अगर वो एग्जिस्ट करे तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होगा. क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, या तो ज़ीरो होता है या एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो अगर रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करेगा. राइट, सो इसी तरह अगर हमने फिर रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा फाइंड करना हो, वो कैसे करते हैं? हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. वो डेरिवेटिव ज़ीरो या अनडिफाइंड जहाँ पे होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं.
और उन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फिर हम देखते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा। और इसके लिए चेक करने के लिए हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। आपको बताते हैं कि कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा। इसी तरह फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा की बात है, आपके पास ऑलरेडी चोजन इंटरवल कोई होता है या फंक्शन की पूरी डोमेन हो सकती है, उसके अंदर जो फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू है वो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और जो सबसे कम वैल्यू है वो उसका एब्सोल्यूट मिनिमा, पूरी डोमेन के अंदर या एक लार्ज इनफ इंटरवल जो आपने चूज किया हुआ पहले से उसके अंदर। अब फंक्शन के एक से ज्यादा रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। अब किसी क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना है, तो आप ये करेंगे, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर फंक्शन के बाउंड्री पॉइंट्स भी कंसिडर करेंगे। तो बाउंड्री पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो जिस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, जो पॉइंट के ऊपर सबसे कम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो अगर आपके पास एक फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम कहते हैं कि उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा दोनों उस इंटरवल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो वो अगर इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट ना करें तो फिर बाउंड्री के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन थी, जिसकी हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी देखी और फिर इसको हमने कंसिडर किया था काफ़ी डिटेल में कि वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती, कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने की थी। और फिर ये एक चीज़ें हमने कैलकुलस में पहले से भी देखी हुई हैं, तो वही चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया काम नहीं किया था हमने। तो कैलकुलस की ऑप्टिमाइजेशन जो है, वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन आसान है, हमें आती है पहले से, तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, और ये सब प्रॉब्लम जो है अनकॉन्स्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो मतलब ये कि इनके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं होती, अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट होती है तो यूजुअली फिर उनको वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के जो यूजुअल मेथड्स हैं उनसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, अनलेस कि उस कॉन्स्ट्रेंट को हम कुछ इस तरह करें कि हमारे पास फंक्शन फिर भी वन वेरिएबल का ही रहे और वो कॉन्स्ट्रेंट जो है फंक्शन के अंदर ही किसी तरह एम्बेड हो जाए। तो ये सारी डिस्कशन जो है हम अर्लियर लेक्चर्स में कर चुके हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल्स की थी वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की, कुछ हमने आज करनी है। तो 2 या 3 ऑप्टिमाइजेशन, वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन की हम एग्जांपल्स करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम आगे इस टॉपिक को क्लोज करेंगे और आगे हम नेक्स्ट मूव हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज के टॉपिक्स में हमने 1-2 एग्जांपल्स करनी है वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की, पहले से आपने देखी हुई है काफ़ी डिटेल में, लेकिन 1-2 एग्जांपल्स मजीद, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपके पास वन वेरिएबल का फंक्शन हो, उसका रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। और फिर हम मल्टी वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन भी चले जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। ये भी कैलकुलस में, अगर आपने काफ़ी डिटेल में कैलकुलस पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ें भी आपने देखी होंगी, लेकिन हम यहाँ पे भी इनको रिवाइज कर लेंगे, इतनी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की चीज़ें हम इस कोर्स में कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रखें और एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। तो मैथमेटिक्स साइड में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको चाहिए कि वो कैलकुलस में वापस जाएं, उसमें देखें डिटेल्स। कैलकुलस की कोई सी अच्छी बुक ले लें, जैसे हार्वर्ड एंड टेन की बुक है कैलकुलस की, तो उसमें देख लें जाके। इसी तरह और भी कैलकुलस की बुक्स आपको मिल जाएंगी, जैसे थॉमस फिनी की है, स्टूवर्ट की बुक है कैलकुलस की। तो इनमें से कोई भी बुक आप देख लें, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैलकुलस में जो भी ये चीज़ें हैं ये क्यों वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस कोर्स में हम ज़्यादा एम्फेसाइज इस चीज़ पे कर रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कैसे करेंगे। इनकी मैथमेटिक्स साइड को हम थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, ताकि क्योंकि पहले से आइडिया है आपको मैथमेटिक्स साइड का, होपफुली अगर नहीं भी है तो आप कैलकुलस की बुक्स में उसको जाके देख लें। तो ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एप्लीकेशन साइड पे रहें, अगर हमारे लिए पॉसिबल हो तो। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो हमने उनको रिवाइज भी करना है ताकि हमें याद रहे कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो साथ साथ हम सब कुछ इंक्लूड करते रहेंगे, कुछ ये ऐसा हम अज्यूम नहीं करेंगे चीज़ें, जितना पॉसिबल हो सका हम इस कोर्स में इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो मल्टी वेरिएबल के फंक्शन को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, उसमें कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। तो ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आज देखेंगे।
ओके, सो पहले हम एक प्रॉब्लम करते हैं वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की और फिर इसको आगे लेके चलते हैं हम। ओके, सो ये एग्जांपल है आपके पास जो हमने पहले देखी हुई है। एग्जांपल क्या थी कि एक केमिकल मैन्युफैक्चरर है, वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और उसको बल्क में सेल करता है, ठीक है, और उसके 1 यूनिट की प्राइस जो है वो $100 है। मतलब 1 यूनिट आपको एक ड्रम कह लें उसका सल्फ्यूरिक एसिड का, या जिस तरह भी जिस क्वांटिटी में भी वो सेल होती है उसको 1 यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो अगर डेली प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ये फंक्शन है जो पहले से डिटरमिन किया गया है, ये फंक्शन। अब ये फंक्शन हमने कैसे बनाया है, ये उनकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, चीज़ें हैं, उसको मैथमेटिकली मॉडल करके ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो ये कुछ खुद से हमने फंक्शन नहीं लिखा, ये रियलिस्टिक फंक्शन है जो हमने उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री का मैथमेटिकल मॉडल बना के तो ये फंक्शन आया, ठीक है। थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप है इस कोर्स के लिए कि ये इन फंक्शंस तक हम कैसे पहुंचते हैं। जब एक रियल लाइफ फिनोमेना हमारे पास हो जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो वो कैसे करते हैं और कैसे होता है। कुछ आगे जाके हम कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स रियल लाइफ के फिनोमेनाज लेंगे और उनको फिर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये इंट्यूशन से होता है, थोड़ा सा इसमें आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट का फंक्शन है ना वो ये है, ठीक है। जो उनकी प्रोडक्शन की सारे फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया है और उन फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन आया। इस फंक्शन को हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं, 1-2 दफ़ा मैंने पहले भी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस x को 0 लेना, x वो यूनिट्स हैं जो वो नए बना रहे हैं, तो x अगर 0 हो जाएगा ना तो उनकी कॉस्ट जो है वो फिर भी कितनी रहेगी, $100,000। तो इसका मतलब है, अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं वो बना रहे तो इतनी कॉस्ट कैसे आ रही है। उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है, उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन वर्कर की सैलरी देनी पड़ेगी, फिर उसमें जो मशीन रॉ मटेरियल आपने मंगाया हुआ है वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसके लिए आपने पे किया हुआ है। फिर इस तरह की उसका स्टोरेज कॉस्ट हो सकती है, मे बी रेंट हो सकता है जो उस फैक्ट्री के आप बिल्डिंग का दे रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, वो कॉस्ट चेंज नहीं होती है भले आप कुछ काम करें या ना करें। आपने दुकान रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट आपने देना ही देना है। अगर आप उसको खोलते हैं या नहीं खोलते ये आपकी मर्जी है ना। और इसी तरह अगर आपने किसी को वहाँ पे आपने रखा हुआ है, आपका कोई एम्प्लॉई है, तो उसको भी आपने सैलरी देनी है। आप उससे काम लेते हैं या नहीं लेते ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स कॉस्ट होती हैं जो हमेशा अकर करती हैं, भले वहाँ पे कुछ काम हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये जो इनिशियल कांस्टेंट है ना, यहाँ पे ये 100,000 लगा हुआ है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। ये कॉस्ट अकर करेगी अगर आप फैक्ट्री को रन करते हैं या नहीं रन करते, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है, इससे डायरेक्टली ये क्लियर हो रहा है कि आप कुछ बनाएंगे नहीं तो कुछ बेचेंगे भी नहीं और कुछ प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो अगर आप कुछ नहीं बनाते ना तो आप डेली जो है ना 100,000 लूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट आ रही है आपके ऊपर, ठीक है। और इसी तरह ये 50 टाइम्स x है, इसको आप देख सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है ये अगर 1 यूनिट हो तो उसके अंदर उसको बनाने के लिए आपको $50 का रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसके अंदर कॉस्ट हो सकती है, जो भी आप इसको देखना चाहें। मे बी आपकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो हर x स्क्वायर यूनिट बनाने के लिए आपको $0.0025 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। कुछ इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं इसमें जो इस फंक्शन के अंदर अकर कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने कंसिडर करते हैं, फिर इसको हम कॉस्ट फंक्शन इसका बना देते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि यही इसकी एक्सप्लेनेशन हो। जो भी रियल लाइफ सिनारियो के अंदर चीजें होती हैं उसको हम मॉडल करते हैं और हमारे पास फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास उस केमिकल मैन्युफैक्चर की प्रोडक्शन का, तो उसका कॉस्ट फंक्शन ये है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि उसके प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं
लेकिन उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर लिमिट है कि 7000 यूनिट से ज़्यादा वो नहीं बना सकते। ठीक है, अब मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। अब लेमैन ये कहेगा, जिसको मैथमेटिक्स का नहीं पता, जिसको ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता, वो कहेगा 7000 यूनिट्स आप बना सकते हैं रोजाना, तो आप 7000 यूनिट बनाएं, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्शन कर सकते हैं वो करें, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, अब आप यही कहेंगे ना कि जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी करें, तो फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ऐसे ही करते हैं ना लोग, फैक्ट्री ऑनर्स जो होते हैं, फैक्ट्रीज रन करते हैं, लेट्स से पाकिस्तान में, तो वो यही करते हैं कि पूरा 24 आवर्स फैक्ट्री को रन करें, 3 शिफ्ट्स लगाएं, 8 आवर्स वर्कर्स को बुलाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर, जितनी मशीनें होते हैं वर्कर्स हायर करें, सब मशीनों को एक साथ चलाएं, रॉ मटेरियल जो है उसके कोई कमी ना हो, तो 24 आवर्स फैक्ट्री चलेगी तो हमारा बिजनेस बूम करेगा। ठीक है, तो ये यूजुअली सोच होती है। होपफुली यहाँ पे जब ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो इस सोच को थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। एटलीस्ट वो लोग जो हमारा कोर्स ले रहे हैं उनमें इस थिंकिंग को हम चेंज करेंगे कि अपने जो भी आपकी कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इस तरह सिर्फ पॉसिबल नहीं होता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए फैक्ट्री रन करें, बल्कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए अपनी फैक्ट्री को रन करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इन द एंड आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो इसको हम देखेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं क्या होता है, और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, हमने तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है ना, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो इसका प्रॉफिट फंक्शन पहले बना लेते हैं। प्रॉफिट फंक्शन आता क्या है, और फिर उसके बाद हम इसको मैक्सिमाइज करते हैं। और हमारी कंडीशन सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं 7000 से लेस होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब ये है कि अगर कंपनी जो है x यूनिट्स बनाती है और x यूनिट से सेल कर देती है, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? $100 का एक यूनिट है, तो x यूनिट्स होंगे, लेट्स से 2 होंगे तो $200 उनको मिल जाएंगे, 3 होंगे $300 मिल जाएंगे। तो अगर x यूनिट्स वो बनाते हैं ना, तो उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो 100 टाइम्स x हो जाएगा। ये उनका रेवेन्यू है, इनकी सेल्स हैं। सेल और प्रॉफिट में फर्क होता है ना, आपको पता है। आप दुकान पे लेट्स से बैठे हुए हैं, तो आप कुछ चीजें दिन की सेल करते हैं, तो दिन की सेल और होती है और दिन का प्रॉफिट और होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होता है? जितने की वो चीजें आई थी, जो आपकी कॉस्ट है उस दिन की, उसको आपकी सेल्स में से माइनस कर दें तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, ये उनकी सेल्स हैं, रेवेन्यूज हैं। तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट होता है रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो जो भी आपके रेवेन्यूज हैं उसमें से कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट फंक्शन हम लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या आएगा मेरे पास? प्रॉफिट फंक्शन आएगा p ऑफ x इज इक्वल टू, रेवेन्यूज आपको पता क्या था, 100x था, माइनस 100,000 था आई थिंक, माइनस 50 टाइम्स x था, माइनस 0.0025 x²। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं, यही फंक्शन था। बिल्कुल यही फंक्शन है। 100,000 है, माइनस 50x वहाँ हो जाएगा और माइनस 0.0025 x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला हमारा फंक्शन है, इसको हमने क्या करना है? इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। और कंडीशन ये है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 7000। कम से कम वो कितने यूनिट्स बना सकते हैं? 0 बना सकते हैं। नेगेटिव यूनिट्स तो कोई चीज नहीं होती ना, कि नेगेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने बना लिए, इसका कोई सेंस नहीं बनती है। ठीक है, तो कम से कम 0 यूनिट्स बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो कैपेसिटी है वो 7000 है। अब बनाने कितने हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ये आप बताएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है वो फंक्शन है 50x माइनस लेट्स से 100,000 माइनस 0.0025 x²। ठीक, अब इसको आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। आपको ये पता है कि ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा,
तो इसका अगर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर होता है, ठीक है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा आप फाइंड करना चाह रहे हैं इस इंटरवल के अंदर, तो फिर बाउंड्री पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने इसको मैक्सिमाइज करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लें, डेरिवेटिव फर्स्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 50 माइनस 2 टाइम्स 0.0025 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास फंक्शन है, अब ये आप डेरिवेटिव इसका कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव भी, पॉलिनोमियल फंक्शंस कभी अनडिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जो p प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 से आएंगे, ठीक है। ये स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं, इनको आप कैलकुलेट कर लें। 50 माइनस 2 इंटू 0.0025 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन आप करना चाह रहे हैं वो कर लें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.0025 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 50, ठीक है। माइनस दोनों साइडों से कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 0025 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 ओवर 0.0025, ठीक है। और अब इसको जाहिर है आप यूजुअल, मैं कैलकुलेटर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, आप भी अवॉइड करें कैलकुलेटर्स, इतने मैथ्स के लोगों को नहीं चाहिए होते इतने। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा और 25 इससे आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास इन द एंड बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। और x जो है वो आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 क्या आएगा प्लस माइनस 100, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। 10,000 का आप स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 100 का स्क्वायर जो है वो 10,000 होता है, ठीक है। तो 10,000 का स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, आपकी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए ना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब आप इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है। तो अब आपने क्या करना है, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और 2 आपके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है ना, वो आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और आपका फंक्शन लिख देता हूँ। p ऑफ x क्या है, फंक्शन p ऑफ x है 50x माइनस 100,000 माइनस 0.0025 एक्स स्क्वायर। और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, तो 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पॉसिबिलिटी x इज इक्वल टू माइनस 100, x इज इक्वल टू प्लस 100 और x इज इक्वल टू 7,000, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वो इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी वो इसका मिनिमम पॉइंट है। तो आपने तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, तो आप तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर इंटरेस्टेड हैं कि जिनके अंदर फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। ओके, अब मैं इन इंडिविजुअल पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 0 के आप इसको इसमें पुट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास टोटल, आपकी ये भी टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो 100,000 आ जाएगी माइनस में, ठीक है। तो अगर आप कोई यूनिट्स की प्रोडक्शन नहीं करते तो आपका प्रॉफिट जो है वो माइनस $100,000 होगा, कि इतने आपको पैसे रोज़ाना जेब से पड़ रहे होंगे अगर आपकी फैक्ट्री रन नहीं हो रही, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फैक्ट्री को क्लोज रखें। तो अगर आप माइनस 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये हमारे इंटरवल में भी नहीं है, तो माइनस 100 यूनिट्स जो हैं इसकी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हमारे पास जो इंटरवल के अंदर पॉइंट है दूसरा वो 100 है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 × 100 माइनस 100,000
माइनस 0.0025 इंटू 100 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 5,000 माइनस 100,000 और यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 25 मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपकी कॉस्ट जो है वो नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, प्रॉफिट जो है यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अब फाइनली आप इसको देख लें, 7,000 को 7,000 यूनिट्स रोज़ाना प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 7,000 माइनस 100,000 माइनस 0.0025 इंटू 7,000 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, जो भी आएगी ना ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है इसके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब हो रहा है, जब आप टोटल अगर जो जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी 7,000 यूनिट उतने ही प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। अगर उससे कम करेंगे तो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक काफ़ी यूजुअल सिनारियो था जिसके अंदर प्रॉफिट तभी मैक्सिमाइज होता है जब आपके पास फंक्शन जो है आपके पास यूनिट्स जो जितने आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आप यूनिट्स प्रोड्यूस जितने कर सकते हैं उतने करेंगे। तो ये यूजुअल सिनारियो है, हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसी हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रोडक्शन जितनी कैपेसिटी है उतनी ही आप टोटल प्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास जो है मैक्सिमाइज होगा प्रॉफिट, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये पॉजिटिव है, सॉरी, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब आप रोज़ाना 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे जो आपकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देख लिया हमने इस एग्जांपल को, जो भी इसकी डिटेल थी। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन को क्लोज करेंगे। राइट, तो आज की सेकंड एग्जांपल जो है वो ये है। सेकंड एग्जांपल में मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक सिलेंडर बनाना है, क्लोज सिलेंडर हो, जिसमें आपने ऐसा सिलेंडर हो या सिलिंड्रिकल कैन हो जिसमें 1 लीटर ऑफ लिक्विड आ जाए। ठीक है, तो आपने उस क्लोज सिलेंडर आपको याद होगा इस तरह का होता है। ये उसकी साइड्स हैं, उसकी सर्कुलर बेस होती है और सर्कुलर उसका टॉप होती है। तो इस तरह का सिलेंडर होता है। ठीक है, राइट, सो ये आपने ऐसा सिलेंडर एक मैन्युफैक्चर करना है जिसमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम हो, या 1 लीटर इसका वॉल्यूम हो। ठीक है, अब आपको इसकी एग्जांपल देखनी हो, जैसे आपके पास लिक्विड के कैन्स मिलते हैं ना मार्केट में, फिजी ड्रिंक्स के कैन्स आपको मिलते हैं, तो उन कैन्स में अगर 1 लीटर का कैन हो आपके पास, तो वो उन्होंने डिज़ाइन करना होता है, इस तरह डिज़ाइन करना होता है कि आपके पास जितना उसको कैन को बनाने का मटेरियल यूज़ हो रहा है ना वो कम से कम यूज़ हो, उसकी कॉस्ट मिनिमम हो। जाहिर है इतनी बड़ी कंपनी होती है, उसने इतने लाखों के हिसाब से कैन्स बनाने होते हैं। तो अगर आपके पास एक छोटा सा भी उनको ऐसा मॉडल दे दिया जाए जिसके अंदर वो जो कैन है उसकी कॉस्ट को कम किया जा सके, लेकिन वो 1 लीटर फ्लूइड तो ज़ाहिर है उसमें आपने इंक्लूड करना ही है ना, तो 1 लीटर फ्लूइड उसके अंदर फिर भी आ जाए लेकिन वो कैन की कॉस्ट कम हो जाए, तो बहुत ऑफ कोर्स दे विल बी डिलाइटेड कि उन्होंने लाखों के हिसाब से कैन्स प्रोड्यूस करने डेली। तो अगर आपके पास एक ऐसा भी आप उनको कैन बता दें कि आपने जो ओरिजिनल अभी बना रहे हैं ना उससे 1 रुपया कम में मैं आपको कैन बनाने का एक वे बता सकता हूँ, तो वो लाखों रुपए वो रोज़ाना सेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें कि आप ज़ाहिर है आपके पास कंडीशन ये है कि उसके अंदर 1 लीटर लिक्विड आएगा। अगर आपने कहते हैं कि कम से कम कॉस्ट में आप एक सिलेंडर बना दें
तो ज़ाहिर है वो तो फिर आप बना देंगे, आप छोटा सा सिलेंडर बना दें, उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर 1 लीटर फ्लूइड नहीं आएगा, लिक्विड नहीं आएगा 1 लीटर उसमें। तो 1 लीटर लिक्विड आना चाहिए उसमें, लेकिन उसके साथ साथ ये होना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होनी चाहिए। अब ये जब भी सिलेंडर बनाते हैं ना, तो इसकी 2 फैक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये हाइट कितनी होगी इस सिलेंडर की, और फिर ये इसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर है ना, तो सर्कल का रेडियस पता चल जाए तो आप वो सर्कल पूरा ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसी तरह आपके पास अगर हाइट इसकी पता चल जाए तो उतने बेसिकली आपने सर्कल को ज्वाइन करना है, तो आपके पास ये पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो अब इसका इस सिलेंडर के ऊपर जितना भी एरिया यूज हो रहा है इसको बनाने के लिए, जितना मटेरियल लगेगा उसको आपने मिनिमाइज करना है। लेकिन इसमें ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि इसके अंदर 1 लीटर लिक्विड आना चाहिए। ठीक है, तो जितना वो लिक्विड कोई भी ऑब्जेक्ट कंटेन कर सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम जो है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना वो लिक्विड कंटेन कर सकता होगा। और जो इसकी मटेरियल यूज होता है ना इस सिलेंडर को बनाने के लिए, वो इसका सरफेस एरिया है। जितना इसका सरफेस एरिया है उतना ही आपको मटेरियल चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स से स्टील का आपने बनाना है, या स्टील तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, लेकिन जो भी प्लास्टिक का बनाना है, तो प्लास्टिक का मटेरियल कितना चाहिए इसको बनाने के लिए, जितना इसका सरफेस एरिया है। तो आप R और H को इस तरह चूज करें कि इसके अंदर 1 लीटर लिक्विड आ जाए, लेकिन इसके जो सरफेस एरिया वो मिनिमम हो। मतलब उसके जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो मटेरियल जो चाहिए वो भी ज़ाहिर है कम लगेगा इसके ऊपर। तो अब आपने क्या करना है, अब सरफेस एरिया यहाँ पे ये 2 सर्कल्स हैं, एक उसकी टॉप आपने बनानी है, एक उसका बॉटम बनाना है। तो अब अगर सर्कल का रेडियस R हो तो उसका एरिया क्या होता है, तो इसका सरफेस एरिया मैं बना रहा हूँ, इसको लेट्स से S कह देता हूँ। तो एक तो टॉप है ना, टॉप का रेडियस जो है वो सर्कल है और इसका रेडियस है R। तो ज़ाहिर सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये बॉटम पे भी एक सर्कल है, उसका भी रेडियस R है, तो उसका भी एरिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है, ये 2 हो गए। अब ये बाकी जो चीज़ें रह गई हैं इसको भी देखना है। अब देखें, टॉप जो होती है ना वो पूरी एक डिस्क की तरह होती है। ठीक है, ऐसे लेट्स से ये डिस्क है, तो ये टॉप है सारी ना, ये अंदर भी इसके मटेरियल लगेगा, लेकिन बाकी जो सिलेंडर होता है वो अंदर से हॉलो होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, बाकी सिलेंडर जो है वो अंदर से हॉलो होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो उसके अंदर आप लिक्विड डालेंगे ज़ाहिर। तो बाकी सिलेंडर जो है वो इस तरह का होता है, ये बस ये सर्कल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और फिर इसके ऊपर एक और सर्कल रखेंगे और इन सब सर्कल्स को ज्वाइन करते जाएं तो आपके पास एक सिलेंडर बने, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। तो इन सब को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये पूरा सिलेंडर बाकी का बन जाएगा, टॉप और बॉटम के अलावा। तो अब ये इसमें एरिया सिर्फ क्या होगा, अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इस जो ये लाइन है, ये जो सर्कल है, इसकी बाउंड्री को आपने सिर्फ कंसिडर करना है कि इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है ये सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस जो है सर्कल का होता है 2 पाई R। ठीक है, तो 2 पाई R एक सर्कल का सरकमफेरेंस है, लेकिन इसकी हाइट h है, तो इसके अंदर कितने सर्कल्स आप रखेंगे कि आपके पास ये पूरा सिलेंडर बन जाए। अगर हाइट इसकी h चाहिए तो एक सर्कल की जो विड्थ है उसको हम लेट्स से कहते हैं ये 1 सेंटीमीटर है लेट्स से, तो टोटल जो है वो हो जाएगा 2 पाई R टाइम्स h। ठीक है, हर एक की 2 पाई R हो गई, और h आप सर्कल्स रखेंगे तो उसकी हाइट h हो जाएगी। ठीक है, तो 2 पाई R को h टाइम्स ऐड कर दें आप, या 2 पाई R टाइम्स h कर दें, तो सरफेस एरिया जो है इस सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R h। होपफुली ये आपने पहले भी सरफेस एरिया सिलेंडर का देखा होगा, मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करके आपको एक्सप्लेन भी कर दिया ये बनता कैसे। तो ये फंक्शन है, इसको मिनिमाइज करना है आपने, इसको मिनिमाइज करना है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम आपको पता है सिलेंडर का होता है, वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर h। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है सिलेंडर का।
पाई आर स्क्वायर एच अगर वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम होना चाहिए 1000। ठीक है, ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, वो है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इसको मिनिमाइज करना है। और जो वॉल्यूम है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, वो होना चाहिए 1000। ठीक है, अब इसको देखें, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, रेडियस भी एक वेरिएबल है, हाइट भी एक वेरिएबल है, और इसके ऊपर एक कांस्टेंट भी है। तो अब ये कांस्टेंट का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन गया है और 2 वेरिएबल्स का बन गया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में? तो क्योंकि अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि कांस्टेंट अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को, तो ये हम ज़ाहिर है फिर 1 वेरिएबल के यूज़ करके सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कर भी सकते हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे इक्वालिटी की एक सिंपल सी कांस्टेंट है। इसमें से अगर मैं एच की वैल्यू फाइंड कर लूँ तो ये हो जाएगा 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब एच की वैल्यू अगर मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ तो ये एस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर ओवर इंटू 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ आप कैंसलेशंस कर लें तो आपके पास ये बचेगा कि ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 ओवर आर। ठीक है, अब आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना है। अब आपको पता है कि रेडियस 0 तो नहीं हो सकता ना, अगर रेडियस 0 हो जाएगा तो सर्कल रहेगा ही नहीं। ठीक है, सर्कल रहेगा ही नहीं तो फिर सिलेंडर भी नहीं बनेगा, क्योंकि सर्कल्स को आप करके ही सिलेंडर बना रहे हैं, तो ऐसा सिलेंडर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें 1 लीटर वॉल्यूम कैसे आएगा? ठीक है, तो आर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और आर ज़ाहिर नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो आर ग्रेटर देन 0 है हमेशा। और इसी तरह हाइट भी कभी 0 नहीं हो सकती, हाइट भी ग्रेटर देन 0 है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, किसी भी पॉइंट्स के ऊपर अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आप ये फंक्शन है रेडियस का ना, एफ ऑफ आर है ये। ठीक है, एफ ऑफ आर है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2000 ओवर आर, इसको मिनिमाइज करना है। अब अगेन फिर आपको पता है कि ये फंक्शन कब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होगा, जब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमा या मिनिमाइज का एग्जिस्ट करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए। डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, और यहां से आ जाएगा -2000 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला आपके पास फंक्शन है। अब ये अगर अनडिफाइंड हो जाता है तो वो तब अनडिफाइंड होगा जब ये r 0 हो जाता है। r 0 होगा तो फिर सारा फंक्शन वैनिश हो जाएगा, तो आपके पास रेडियस 0 नहीं हो सकता, रेडियस ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट f प्राइम ऑफ r इक्वल टू 0 होगा। मतलब वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये अगर 0 होगा तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 4 पाई आर माइनस 2000 ओवर आर स्क्वायर ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू ओवर आर स्क्वायर लेट्स से इज इक्वल टू 4 पाई आर। ठीक है, माइनस साइन कैंसिल कर दिया मैंने, तो यहां से आप कर लें इसको, ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2000। ठीक है, या आर क्यूब आ जाएगा 2000 ओवर 4 पाई, तो आर यहां से आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2000 ओवर 4 पाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। सही है, अब ये आपके पास r की वैल्यू है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लें, देख लें। राइट, सो अब इसकी थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन शायद पॉसिबल हो जाए। ये हो जाएगा
कैंसलेशन अगर आप थोड़ी सी करें तो ये आ जाएगा 1000 ओवर 2 पाई, ठीक है, क्यूब रूट। तो ये आ जाएगा 10 ओवर क्यूब रूट ऑफ 2 पाई, ठीक है। 1000 का क्यूब रूट जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जो है मैंने कर ली। ये आर है, सॉरी ये आर है, यहाँ पे आर क्यूब नहीं। तो आर की आपको रेडियस की वैल्यू मिल गई। अब ये रेडियस की वैल्यू है जिसके ऊपर फंक्शन का जो है मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है। अब आपने ये रेडियस की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस रेडियस की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाइट भी चाहिए। तो अगर ये रेडियस लेंगे तो आपके पास हाइट क्या आ जाएगी। हाइट आपने अभी देखा कि आपने ये वैल्यू ली थी पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1000। तो एच आपने ये फाइंड किया था 1000 ओवर पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें रेडियस की, तो ये हो जाएगा 1000 ओवर पाई इंटू लेट्स से 100 ओवर 2 पाई क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सही है। अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर लें। ये हो जाएगा, इसकी कैंसलेशन से यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा फिर 10 ओवर 10 इंटू मैं कर लेता हूँ 2 पाई टू द पावर 3/2, सॉरी 2/3 आएगा, 2/3 ओवर पाई, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा और, तो ये आ जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ना, इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 2r, ठीक है, ओके। तो अब आप इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा h जो है वो 2r के इक्वल, h आपके पास आ गया 2r। अब आपने क्या करना है, अब आप एक ऐसा सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो और आपके पास उसका जो वॉल्यूम है वो अगर 1000 ml 1000 लीटर आप 1 लीटर आप चाहते हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, आपको ये चाहिए कि जितना आप रेडियस चूज करें उससे डबल आप उसकी हाइट चूज करें। तो एक ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जिसका रेडियस जो है अगर r हो, ठीक है, r की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, और तो फिर उसकी हाइट जो है ना वो 2 टाइम्स r होगी, ठीक है। तो इस तरह का लेट्स से सिलेंडर होगा, तो ये एज जो है ना ये 2r होगा, ठीक है। तो ऐसा सिलेंडर जिसका हाइट जो है उसके रेडियस का डबल होती है, उसका सरफेस एरिया आपके पास मिनिमम आएगा, ठीक है। तो अब आपने रेडियस की वैल्यू आपको पता है, तो हाइट की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने सिलेंडर कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो रेडियस आपने फाइंड किया, रेडियस क्या था अभी 10 ओवर आई थिंक 2 पाई का क्यूब रूट है, ठीक है। अब आपने ये रेडियस है, आप हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हाइट आपकी है 20 इंटू 2 पाई क्यूब रूट, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू पुट की थी हाइट के फार्मूला के अंदर, तो उस फार्मूला को आपने सिंप्लीफाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करके आपने ये h बनाना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपके पास जो हाइट का फार्मूला था जिसमें हमने r की वैल्यू पुट की थी, उसको सिंप्लीफाई करके आपने ये देखना है कि ये वैल्यू आ रही है नहीं। बहुत आसान है, सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है, ओके। अब आपने हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल थी वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं जो एक से ज्यादा वेरिएबल्स की ऑप्टिमाइजेशन में हमें ले जाएंगे। अब इसमें भी हमारे पास इनिशियल फंक्शन जो था वो 2 वेरिएबल्स का था, रेडियस और हाइट, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन थी, उस कंडीशन को यूज करते हुए हमने उस 2 वेरिएबल के फंक्शन को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमारे पास फिर वो 1 वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन ही स्टार्ट हो गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक
टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, फिर एक बार आपके पास एक कंडीशन है, उसको आपने यूज करेंगे और आपके पास वन वेरिएबल का फंक्शन आएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास टू वेरिएबल का फंक्शन हो और कोई भी कंडीशन ना हो। ऐसे केस में आप कैसे उसको फिर वन वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करें। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास टू वेरिएबल का फंक्शन हो और आपके पास जो उसके ऊपर कंडीशन है वो इस तरह गिवन हो कि आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको टू वेरिएबल के फंक्शन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि फंक्शन टू वेरिएबल्स का भी ना हो, थ्री वेरिएबल्स का हो। अब थ्री वेरिएबल्स के फंक्शन को वन वेरिएबल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, या तो दो कंडीशंस गिवन हो, एक दोनों से आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स को एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर वन वेरिएबल का फंक्शन बना लें। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीपल वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन जो है उसको भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। तो मल्टीपल वेरिएबल की जो ऑप्टिमाइजेशन है उसकी हम डिटेल अभी देखते हैं। तो अभी बाकी जितना भी आज का लेक्चर है वो टू वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन और मल्टीपल वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको ले जाएगा। हमारा एम्फेसिस जो है वो टू वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन पे रहेगा नेक्स्ट सेक्शन में, लेकिन आप इसको थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी थ्योरी को आप थोड़ा सा जनरलाइज करें तो आपके पास थ्री वेरिएबल्स और हायर वेरिएबल्स में ये थ्योरी इजीली जनरलाइज हो जाती है। तो जब मैं मल्टी वेरिएबल्स के ऑप्टिमाइजेशन की बात करूंगा तो यूजुअली मैं टू या थ्री वेरिएबल से आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें जरूरत पड़ सकती है टू या थ्री वेरिएबल से आगे जाने की। हमारे पास रियल लाइफ सिनारियो में बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। तो उन सब वेरिएबल्स को हम ऑफ कोर्स कंसिडर कर सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल थ्योरी है वो टू वेरिएबल की थ्योरी जैसी है, उसके ऊपर बेस्ड है। तो हम टू वेरिएबल्स की थ्योरी को देखते हैं और फिर जनरल वेरिएबल्स की जब हमारे पास चीजें आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर डील करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल वेरिएबल्स। एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने वन वेरिएबल के केस में स्टार्ट किया था, फंक्शन कैसा हो सकता है, ठीक है, टू वेरिएबल में कैसा फंक्शन हो सकता है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, वो किसी प्रोडक्ट के दो डिफरेंट मॉडल्स बनाती है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मॉडल है और एक डीलक्स मॉडल है। अब देखें बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन उसके डिफरेंट वर्जन बनाती हैं, ठीक है। कुछ वर्जन एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ वर्जन जो हैं वो थोड़े चीपर होते हैं। तो मतलब से एक क्लॉथिंग कंपनी है तो वो दो डिफरेंट तरह की जैसे जीन्स बनाती है, तो एक जीन्स थोड़ी सी सस्ती होगी, एक जीन्स काफी महंगी होगी। तो जाहिर है जिस यूजुअली ऐसे होता है, जो थोड़ी सी महंगी होती है उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, जो थोड़ी सी चीप होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, ठीक है। तो अब आपने ऐसी कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है लेकिन उसके दो मॉडल्स बना रही है, एक उन्होंने स्टैंडर्ड का हुआ है, एक को डीलक्स मॉडल का हुआ है, ठीक है। अब उनकी जो कॉस्ट है ना $40 पड़ती है स्टैंडर्ड मॉडल बनाने के लिए और $60 उसकी कॉस्ट पड़ती है डीलक्स मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये उनकी कॉस्ट है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सही है। अब एक मार्केट रिसर्च कंपनीज होती हैं जो आपको किसी फर्म को ये बताना चाह रही होती हैं कि ये हम चीजें बना रहे हैं, आप हमें बताएं कि कितनी तकरीबन हम सेल कर लेंगे मार्केट में, ठीक है। अब वो मार्केट रिसर्च कंपनी से पूछते हैं, वो कंपनी उनको रिसर्च करके लोगों से पूछ के मार्केट का एनालिसिस करके वो बताते हैं कि अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल को $X में बेचें ना, X हमने जाहिर फाइंड करना होगा वो क्या है, $X में बेचेंगे और डीलक्स मॉडल को $Y में बेचेंगे तो आपको 500 टाइम्स Y - X इतने आप स्टैंडर्ड मॉडल की आइटम्स बेच लेंगे, ठीक है। और अगर आप लेट्स से और इसी तरह 45,000 + 500 टाइम्स X - 2Y इतनी आइटम्स जो हैं वो डीलक्स मॉडल की हर साल आप बेच लेंगे अगर आप इनको X और Y इनकी प्राइस होगी। तो प्राइस के ऊपर बेसिकली वो कह रहे हैं कि डिपेंड करेगा, दोनों की प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा बेसिकली कि आप कितनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं हर मॉडल की। और ये यूजुअली होता है ना कि आपके मार्केट में कंपटीशन होता है,
सिर्फ आपकी एक कंपनी नहीं है जो एक प्रोडक्ट बना रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो अब आपके $40 तो आपके पास उसका एक्सपेंस है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते अब $40 का मैं जितने मर्जी बेचूं। आप कह सकते हैं, आप कहते हैं मैं इसको $500 में बेचूंगा, $40 मैंने खर्च किए, लेकिन $500 में अगर आपका कंपेटिटर $40 खर्च करके $60 में बेच रहा है और आप $500 में बेच रहे हैं वही चीज, तो ऐसे लगता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो भी आपकी सेल है ना, आपकी सेल्स हैं, वो आपकी जो आप सेलिंग प्राइस है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमेशा। और आपके दो चीजें हैं तो दोनों की प्राइसेस के ऊपर आपकी हर मॉडल की जो डिपेंड करेगी। अब हम लोग कंसिडर करते हैं ना कि अब ये वाली चीज $40 में मिल रही है, इसी का थोड़ा बेटर वर्जन जो है वो $100 में मिल रहा है। अब $100 का इन दोनों में फर्क है, तो क्या $60 का क्वालिटी में भी फर्क है, ये हम हमेशा कंसिडर करते हैं। तो दोनों की प्राइसेस जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप कौन सा मॉडल कितना सेल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें जो हैं उनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितनी आप पर ईयर सेल करेंगे वो Y की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और X की प्राइस के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। दोनों की प्राइस के ऊपर इसका डिपेंडेंस है, रिलेशन है। ठीक है, तो आप जितनी भी ये चीजें प्रोडक्ट सेल करेंगे वो यहाँ पे गिवन है। तो जो पहला मॉडल है उसकी स्टैंडर्ड मॉडल की इतनी आप पर ईयर सेल कर लेंगे और डीलक्स मॉडल की इतनी आप पर ईयर सेल करेंगे। तो आपने ये बताना है कि आप X और Y की क्या प्राइस रखें, X और Y की क्या प्राइस रखें कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने इसका प्रॉफिट फंक्शन बनाना है। प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके पास कैसे उसको मैक्सिमाइज करना है और कैसा फंक्शन आ रहा है। तो अब इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसका मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनेगा। प्रॉफिट फंक्शन है, आपको ये पता है कि कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों आपको पता होंगे, कितनी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और कितनी उनकी कॉस्ट आ रही है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होंगी तो प्रॉफिट फंक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अब आपने इसका कॉस्ट इनकी कितनी आ रही है, एक यूनिट को बनाने के लिए $40 कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो आपने अगर इतने यूनिट सेल किए हैं तो इतने यूनिट आपने मैन्युफैक्चर भी किए ना, तो इतने यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है ये आपने देखना है। और फिर आपने ये भी देखना है कि स्टैंडर्ड मॉडल और डीलक्स मॉडल दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है, और फिर आपने ये बताना है कि अगर उनको सेल करेंगे तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो रेवेन्यूज हैं वो कितने आ रहे हैं। तो कॉस्ट आपके पास इसकी सिंपल है कि आपने कॉस्ट इसका फंक्शन बनाना है, तो वो ज़ाहिर डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ XY होगी ना। तो अब वो क्या होगी, आपने $40 जो हैं वो एक यूनिट को बनाने में लगते हैं, तो आपने अगर इतने बनाने हैं तो 40 टाइम्स ये हो जाएगा, 40 टाइम्स 500 इंटू Y माइनस X। ठीक है ना, इतने आपने स्टैंडर्ड मॉडल के अगर यूनिट्स बनाने हैं तो उसको 48 का एक्सपेंस आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस ये टोटल कॉस्ट तो नहीं है ना, आपने दूसरे मॉडल भी बनाए हुए डीलक्स मॉडल, उसका पर जो आइटम है ना वो $60 एक्सपेंस आ रहा है। और अगर आपने ये जो आपके पास ये हाईलाइटेड नंबर है इतने अगर बनाने तो 60 टाइम्स 45,000 प्लस 500 इंटू X माइनस 2Y। ठीक है, तो इतने यूनिट्स जो आप मार्केट रिसर्च कंपनी आपको बता रही कि इतने आप सेल कर लेंगे, उतने यूनिट्स बनाने की कॉस्ट ये आ रही है। अब आप इतने यूनिट्स अगर सेल करते हैं तो आपकी जो रेवेन्यूज कितने होंगे, रेवेन्यूज भी हम देख लेते हैं। रेवेन्यूज क्या हैं, अब आपने X और Y दो इसके में वेरिएबल्स हैं। अब आपने अभी तक ये नहीं बताया हुआ कि कितने में आप बेच रहे हैं, आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कितने में आप बेच रहे हैं उसको, प्रोडक्ट को, कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब आपने जाहिर है $X आप कह रहे हैं, $X में आप स्टैंडर्ड मॉडल बेच रहे हैं और $Y में आप डीलक्स मॉडल बेच रहे हैं। तो $X में अगर आप बेचेंगे तो X टाइम्स
जो भी जितने आप बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं 500 इंटू वाई माइनस एक्स, इतने आप स्टैंडर्ड मॉडल के बेचेंगे। ठीक है, तो ये आपकी इसका रेवेन्यू हो जाएगा प्लस वाई टाइम्स जितने आप डीलक्स मॉडल के बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं आप 45,000 प्लस 500 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, 45,000 प्लस 500 इंटू एक्स माइनस 2y, इतने आप मॉडल्स डीलक्स मॉडल की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो एक्स पहले की कीमत है, y जो है एक्स स्टैंडर्ड मॉडल की कीमत है, y डीलक्स मॉडल की कीमत है। तो ये टोटल ऐड करके ये आपके पास रेवेन्यूज आ जाएंगे, कितने आप रेवेन्यूज प्रोड्यूस कर रहे हैं एनुअली। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है इसका, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा रेवेन्यूज या सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है ना, ये रेवेन्यूज होते हैं ना, प्रॉफिट होता है कि रेवेन्यूज माइनस कॉस्ट। अब इसको करके देख लें, रेवेन्यूज यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं आपके पास x इंटू 500 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस प्लस y इंटू 45,000 प्लस 500 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, ये आपके पास हो गया रेवेन्यूज। माइनस कॉस्ट क्या है आपकी, कॉस्ट है पहले की कॉस्ट 40 है, 40 इंटू 500 y माइनस एक्स प्लस 60 इंटू 45,000 प्लस 500 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई प्रॉफिट फंक्शन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 40 इंटू 500 इंटू वाई माइनस एक्स बेसिकली प्लस क्या आ जाएगा y माइनस 60 इंटू 45,000 प्लस 500 इंटू एक्स माइनस 2y। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये वाला आपने जो फंक्शन लिखा है, इसी फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ठीक है, इस केस में आपने इसको प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है और आपने ये बताना है कि ये जो यूनिट्स की प्राइसेस हैं स्टैंडर्ड मॉडल की और डेलक्स मॉडल की, ये हम क्या रखें। ठीक है, अब ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, आपको क्लियरली नजर आ रहा है 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है और इसके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि उस कंडीशन को यूज करके मैं इस 2 वेरिएबल्स के फंक्शन को 1 वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट कर लूं। और ये काफी मिक्सअप 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स सामने आपको नजर आ रहे हैं सिंपल, आप इसकी एक्सप्रेशन लिखें तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपने अगर इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है ना और कोई कंडीशन भी नहीं है इसके ऊपर, तो आपको 1 वेरिएबल की थ्योरी और 1 वेरिएबल की चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो चीजों को करना है वो 2 वेरिएबल्स में कैसे करेंगे, और कांस्टेंट कोई नहीं है, बस जनरल 2 वेरिएबल में आपने चीजों को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो अब आपने दोबारा मैं आपको कैलकुलस में लेके जाऊंगा। अब कैलकुलस में आपने ये देखा था, लेट्स से अगेन हार्वर्ड एंटन की बुक अगर आप देख लें तो हार्वर्ड एंटन की बुक में आपको 1 वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाएगी, मैक्सिमा और मिनिमा, और फिर 2 वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाएगी, मैक्सिमा और मिनिमा 2 वेरिएबल्स में क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आज करता हूँ, इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ कि होता क्या है। तो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यही चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ये है कि एक क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसका वॉल्यूम है 16 फीट क्यूब, इज मेड फ्रॉम 2 काइंड्स ऑफ मटेरियल। 2 तरह का मटेरियल आप उसमें यूज कर रहे हैं। कैसा मटेरियल है, टॉप और बॉटम जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर यूजली आप कार्टन्स को रखते हैं, बॉक्सेस को रखते हैं, तो टॉप और बॉटम अगर स्ट्रांग नहीं होगी ना तो वो जो भी चीज आप उसमें रखेंगे उसके खराब हो जाने का खतरा होता है। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो टॉप और बॉटम है ना वो स्ट्रांग मटेरियल से हो, वो जो है ना वो 10 सेंट्स पर स्क्वायर फुट में मिल रहा है। ठीक है,
और जो साइडें हैं बॉक्स की वो आपको 5 सेंट्स पर स्क्वायर फुट में मिल जाएगा। ठीक है, और आपने उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है अब बॉक्स की कि उसके जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो 16 फीट क्यूब होना चाहिए। अगर इससे कम वॉल्यूम हो जाता है फिर वो बॉक्स हम यूज नहीं कर सकते ना, जो चीज हमने उसमें रखनी है वो उसमें पूरी नहीं आएगी। तो आपके बॉक्स जो है इसको हम जल्दी से मॉडल कर लेते हैं। बॉक्स इस तरह का होगा। अब 3D की चीज है, 2D में बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो ये आपके पास बॉक्स है, ठीक है, लेट्स से 3 डायमेंशनल बॉक्स है, सही है। और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। तो अब इसकी ये साइड, सारी साइड्स इसकी रेक्टेंगल हैं, तो ये साइड लेट्स से x है, ये साइड y है, ठीक है, और इस साइड को आप कुछ और कह लें, z कह लें, ठीक है। ये 3 साइड्स हैं इसकी। अब आप ये देख लें कि अगर ये x है, ये z है, तो फिर ये भी x होनी चाहिए, ये भी z होनी चाहिए, ठीक है, और इसी तरह बाकी भी आप बना सकते हैं। तो अब जो आपकी टॉप और बॉटम है उसके ऊपर ज़ाहिर है आपने कंडीशन लगाई हुई है कि वो 10 सेंट्स पर स्क्वायर फुट के मटेरियल, तो आपने इस बॉक्स का सरफेस एरिया जो है वो मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है। और आपके पास और क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया अगर मिनिमाइज हो गया तो आपने वॉल्यूम इसका जो है वो फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, x टाइम्स y टाइम्स z, ठीक है, ये वॉल्यूम होगा ना बॉक्स का। तो बॉक्स का वॉल्यूम अगर ये होता है तो आपको पता है कि ये आपने करना है कि x टाइम्स y टाइम्स z जो है वो होना चाहिए 16, ठीक है। अब आपने इसका सरफेस एरिया लेना है, उसको आपने मैक्सिमाइज, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो आपने उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया आप इसका इजीली लिख सकते हैं। सरफेस एरिया में टॉप जो है वो इस केस में बॉटम हमने बनाया हुआ है x टाइम्स y, ठीक है, और अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये वाली साइड भी y हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो टॉप और बॉटम है ये दोनों x टाइम्स y हो गई हमारी, ठीक है। और साइडें जो हैं वो क्या हो रही हैं, ये वाली साइड है x टाइम्स z हो जाएगी, ठीक है, इस साइड का ये x है तो ये भी x है, तो एक और साइड x टाइम्स z हो जाएगी, और फिर दो साइडें जो हैं वो y टाइम्स z हो जाएंगी प्लस y टाइम्स z हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब ये सरफेस एरिया है, लेकिन इसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं करना, इसके ऊपर जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है ना उसको हमने मिनिमाइज करना है। इसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट क्या आ रही है, इसके ऊपर मटेरियल की कॉस्ट ये आएगी कि x टाइम्स y जो साइडें है ना उसको वो 10 टाइम्स xy प्लस 10 टाइम्स xy होनी चाहिए, उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको बनाने की। तो ये अब इसको मैं c कह देता हूँ, ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, x y z 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, 1 2 का भी नहीं है। फिर बाकी जो दो साइड्स हैं 5 टाइम्स xz होना चाहिए प्लस 5 टाइम्स xz होना चाहिए प्लस 5 टाइम्स yz होना चाहिए प्लस 5 टाइम्स yz होना चाहिए। बाकी साइड्स को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो 5 सेंट पर स्क्वायर फुट में आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपके पास 20xy प्लस 10xz प्लस 10yz। तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन है xyz, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, और 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको हम ना 1 वेरिएबल से कर सकते हैं ना 2 वेरिएबल से कर सकते हैं, लेकिन लकीली हमारे पास ये है x टाइम्स y टाइम्स z, ठीक है। ये आपके पास इसका वॉल्यूम है। तो अब इसका वॉल्यूम आपने क्या करना है, ये होना चाहिए 16, ठीक है। अब इससे आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें, z इज इक्वल टू 16 ओवर x टाइम्स y। इसको आप वापस इसमें पुट करेंगे ना, आपके पास एक 2 वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होगी। अगेन इसको 2 वेरिएबल के फंक्शन में तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसको 2 वेरिएबल से कम में मैं नहीं लेके जा सकता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो इसके मैं डायमेंशंस कम कर सकता हूँ वो 2 वेरिएबल का फंक्शन इसको बना सकता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, 2 वेरिएबल का एक फंक्शन होगा, उसको मैक्सिमाइज करना है
या उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब टू वेरिएबल के फंक्शन की मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करने की थ्योरी इसका मतलब है मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसकी डिटेल्स हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर का टाइम हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, तो अब मैं इस लेक्चर को आपके लिए थोड़ा समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या किया है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट में लास्ट लेक्चर की कुछ चीज़ों को रिवाइज किया, रिवाइंड किया, फिर उसके बाद हमने बेसिकली दो प्रॉब्लम्स किए हैं आज वन वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के। एक के केस में आपके पास एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको आपने ये बताया कि आपको रोज़ाना कितने यूनिट्स बनाने चाहिए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। और फिर उसके बाद आपके पास एक और प्रॉब्लम था जिसमें आपने एक सिलेंडर बनाना था जिसके आप चाहते थे उसमें मटेरियल में कम से कम यूज़ हो, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने ये दोनों प्रॉब्लम्स थे, इनको आपने पहले मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा और फिर उसके बाद हमने इसको देखा कि इसको वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। एक फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना था, एक फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना था। दोनों रियल लाइफ के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, दोनों के केस में हमने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन था। इससे अच्छा सॉल्यूशन अब और पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने अगर गिवन कॉन्स्टेंट्स जो आपके प्रॉब्लम की हैं उनको अगर आप फिक्स रखते हैं तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है उससे अच्छा सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का फाइंड नहीं किया जा सकता है। फिर हमने ये कहा कि ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो जरूरी नहीं कि वन वेरिएबल के हों, वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा वेरिएबल्स में अगर ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स होंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अब एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को फिर हमने सॉल्व करना था, तो उसके लिए हमने क्या डिस्कशन स्टार्ट की, उसके लिए हमने फिर दो प्रॉब्लम्स कंसिडर किए जो अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे। एक कंपनी थी जो दो तरह के प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट के दो मॉडल्स बनाती है, एक को स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, एक को डिलक्स मॉडल कहते हैं। हाँ, एक मॉडल की जो कॉस्ट है वो $40 है, दूसरे की $60 है। तो अब आपने ये उनको बताना है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या प्राइसिंग रखें, सेल प्राइस क्या हो कि आपके पास उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उनकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपने बतानी है। ठीक है, तो अब उस फंक्शन को हमने मैथमेटिकली मॉडल किया और फिर हमारे पास टू वेरिएबल्स का एक फंक्शन आ गया था और टू वेरिएबल्स की थ्योरी हम फिर डेवलप करेंगे जिससे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर एक और प्रॉब्लम हमने कंसिडर किया जिसमें हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना था जिसका एक सर्टेन वॉल्यूम होना चाहिए, और फिर हमने ये बताना है कि हम क्या डायमेंशन चूज करें इस बॉक्स की कि वॉल्यूम तो उसका फिक्स रहे लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो मिनिमम हो, कम से कम कॉस्ट से हमने वो बॉक्स बनाना है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक दो और कॉन्स्टेंट्स थी जिनके अंडर रह के हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जाहिर है ये बॉक्स आपने बनाना है, उसमें हमने ये कंडीशन लगाई थी कि टॉप और बॉटम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और साइडें जो हैं वो किसी और मटेरियल से हम बना सकते हैं। तो उसका कॉस्ट फंक्शन जो भी आएगा उसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना था। वो थ्री वेरिएबल्स का एक फंक्शन था मेरे पास और उसके ऊपर एक कांस्टेंट थी, उसको यूज करते हुए मैं उसको टू वेरिएबल का फंक्शन बना सकता हूँ, इससे कम नहीं कर सकता। तो फिर अगेन मुझे टू वेरिएबल्स की ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टू वेरिएबल के फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह ये सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो thank you very much for your time and attention, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you.